आज का हमारा टॉपिक है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। सेपरेटेड द मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, हमें चार्ज पार्टिकल्स का एक मिक्सचर दिया गया है और हमने उसे सेपरेट करना है, तो वो किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू वो सेपरेट होगा। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने जोन और मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी थी। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा क्या था कि जो मीडियम है वो स्टेबल रहेगा और जो उसमें पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे। दूसरा क्या था मूविंग बाउंड्री में? दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं या जो सैंपल है और जो आपका मीडियम है, वो दोनों के दोनों मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पहला है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस वीडियो में हम ये सारी सब डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो किस टेक्निक पर काम करता है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। डीएनए आरएनए में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये। और जब इनको किसी मीडियम में रखा जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें अप्लाई किया जाता है, तो ये क्या होते हैं? माइग्रेट करने लगते हैं चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर एनोड है और यहाँ कैथोड रखा है, तो जितने भी कैटायन होंगे वो कैथोड की तरफ को आ जाएंगे और जितने भी एनायन होंगे वो एनोड की तरफ को मूव करने लगेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इन्हें सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये अपने मास के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ वाइडली यूज्ड टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी and biochemistry for separation and analyzing macromolecules such as DNA, RNA and protein based on their size and charge। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को उनके साइज़ और चार्ज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जेल मैट्रिक्स में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये मूव करते हैं। तो ये जो जेल मैट्रिक्स होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका पॉली एक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे पेज कहते हैं, ये भी आपने आगे पढ़ना है। और दूसरा होता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम आज इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर क्या है? जो पॉली एक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसे पेज कहते हैं, इसमें जो जेल बनता है वो पॉली एक्रिलएमाइड का बनता है। ठीक है, इसमें क्या है जनरली कि जो डीएनए और आरएनए हैं ये दोनों क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हमेशा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जनरली इसे किया जाता है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू इन्हें सेपरेट किया जाता है। लेकिन जो एग्रोस जेल है उसके जो पोर्स होते हैं, जब वो बनाया जाता है उसे, तो जो उसके पोर्स होते हैं ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो जो उसके पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइज़ में पॉली एक्रिलएमाइड जेल के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। तो अगर आपके पास डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो बिगर साइज़ का है तो क्या होगा? जो तब आपको क्या यूज़ करना है? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और प्रोटीन के लिए और डीएनए के स्मॉल फ्रैगमेंट्स के लिए क्या यूज़ होता है? पॉली एक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द सैम्पल डीएनए इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन इज कैरिड आउट इन एग्रोस जेल। ठीक है, दिस इज बिकॉज most DNA molecules and their fragment that are analyzed are larger than protein, and therefore because most DNA fragment would be unable to enter a polyacrylamide gel, the larger pore size of an agarose gel is required। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया है कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल का जो पोर साइज़ होता है वो कम होता है, जबकि एग्रोस जेल का पोर साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। और डीएनए और आरएनए दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि उनके बैकबोन में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप है जो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो कैथोड पे रखे जाते हैं और वो कहाँ की तरफ को मूव करते हैं? एनोड की तरफ को मूव करते हैं। ठीक है, हमें सारे डीएनए एनोड के एंड पर इस तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास सैंपल है जिसमें हमारे पास अलग अलग फ्रैगमेंट के डीएनए हैं, उनको हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रीकास्ट वेल है जो हम आगे पूरा प्रोसीजर में पूरा पढ़ाएंगे इसको, उनमें हम प्लेस करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मीडियम है, मीडियम हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड
रन करवाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते ही क्या होगा, ये जो DNA फ्रेगमेंट है ये एनोड की तरफ को मूव करेंगे और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ये पूरे जेल में अलग अलग जगह पर आपको मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। जो बड़ा साइज़ का DNA होगा वो पहले वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा और जो छोटे साइज़ का DNA होगा वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो ये सारी बातें जो इलेक्ट्रोफोरेटिक की प्रिंसिपल है ये मैं पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप पहले पिछली वीडियो को एक बार देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमें एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास एग्रोज पाउडर होना चाहिए, बफर होना चाहिए, ये TAE ट्रिस एसिटेट ETDA होता है या TBE ट्रिस बोरेट ETDA, दोनों में से कोई भी बफर यूज़ कर सकते हैं। DNA और RNA सैंपल, जो भी सैंपल आपको सेपरेट करना है वो सैंपल होना चाहिए। एक लोडिंग डाई, DNA साइज़ मार्कर या उसे लेडर कहते हैं, ये होना चाहिए। एक स्टेनिंग एजेंट चाहिए जो होता है एथिडियम ब्रोमाइड, अब SYBR जनरली यूज़ करने लगे हैं। एक है फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस होना चाहिए, पावर सप्लाई, ठीक है, और UV ट्रांसल्यूमिनेटर। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने में, ठीक है। अब ये है आपका पूरा इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट दिखाई गई है। इसमें ये कास्टिंग ट्रे है, ये जेल टैंक है, पावर सप्लाई है, कवर है, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं और कोम्स हैं। तो जब ये आप पूरा डिटेल जब पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें सब समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब सबसे पहले है एग्रोज जेल। तो एग्रोज जेल कैसे बनाया जाता है, तो एग्रोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जो सीवीड से मिलता है। ये पॉलीसेकेराइड ऑफ एग्रोबायोज है, ठीक है, और ये सीवीड से हमें मिलता है, स्पेशली एग्रोफाइट से, जैसे रेड एल्गी। तो ये रेड एल्गी से बनाया जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जिसको जब हम बफ़र के साथ हीट करते हैं और सॉलिडिफाई करते हैं, जब इसे बफ़र के साथ हीट किया जाता है तो ये सॉलिड हो जाता है और उसके बाद इसे कूल डाउन करके मीडियम की तरीके से यूज़ किया जाता है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके जो मैस साइज़ है वो लार्ज होता है, इसकी वजह से लार्जर DNA फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, एग्रोज जेल से ही पास करवाए जाते हैं। फिर क्या है, जैसे 0.3% एग्रोज जेल सेपरेट करता है डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल जो 5 to 60 kb होता है, kb मतलब किलो बेस पेयर। तो ये आपको पता है कि DNA साइज़ को हम किससे रेफ़र करते हैं, BP से बेस पेयर से या फिर kb से किलो बेस पेयर से, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड को आप किससे करते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। फिर हम बात कर रहे थे कि जो जेल होता है वो क्या करता है, किस टाइप का आपके पास सैंपल है उसके अकॉर्डिंग जेल की क्वांटिटी ली जाती है। अगर डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल हैं 5 to 60 kb के तो 0.3% एग्रोज जेल लिया जाता है। इसका मतलब है कि 0.3 ग्राम जो है एग्रोज जेल वो कितने में 100 ml वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 0.3% का मतलब। 0.2%, सॉरी यहाँ पर 0.2 है, 0.2% जेल यूज़ होता है 0.1 and 3 kb में यूज़ किया जाता है। जनरली जो यूज़ किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो होता है 0.8% जेल, जो सुटेबल फॉर सेपरेटिंग DNA मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ 0.5 to 10 kb, ठीक है। तो मोस्टली जो होता है वो 0.8% जेल ही यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, अब है बफ़र सॉल्यूशन। बफ़र सॉल्यूशन क्या है, बफ़र सॉल्यूशन क्या करता है, जब आप मीडियम के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराएंगे, तो क्या होगा, इसका जो pH लेवल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये मेंटेन करता है pH इन्वायरमेंट को, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो H2O है, वाटर जो है वो H+ और OH- में टूटने लगेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, बफ़र जो pH है वो चेंज होने लगेगा। तो बफ़र क्या करता है, उस pH इन्वायरमेंट को स्टेबल रखता है, ठीक है। ये दो टाइप के बफ़र हैं इसमें, एक ट्रिस एसिटेट ETDA है जिसमें आप क्या क्या यूज़ करते हैं, ट्रिस बेस, एसिटिक एसिड और ETDA, ये 3 कंपाउंड होते हैं जिन्हें मिलाकर आप क्या बनाते हैं, TAE बफ़र।
दूसरा है TBE बफर, ठीक है, दूसरा आपका TBE बफर है। ये किससे बनता है? ट्रेस, बोरिक एसिड और ETDA, ठीक है। यहाँ पर एसिटिक एसिड यूज़ ना होकर क्या यूज़ हो रहा है? बोरिक एसिड यूज़ हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी बफर लिया जा सकता है, दोनों कॉमनली यूज्ड बफर हैं। फिर स्टेनिंग एजेंट चाहिए आपको। स्टेनिंग एजेंट क्या करता है कि आपको न्यूक्लिक एसिड जो आपने सेपरेट कर रहे हैं वो विजुलाइज भी होने चाहिए, आपको दिखने चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि इथिडियम ब्रोमाइड, ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेनिंग एजेंट है, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्या करता है, जब DNA के साथ बाउंड होता है और UV लाइट इसके ऊपर डाली जाती है तो ये ऑरेंज रेड लाइट दिखाता है। तो आपको पता चल जाता है कि जो DNA के बैंड हैं वो कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, जब पेपर क्रोमेटोग्राफी में अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करते हैं तो आप क्या डालते हैं? स्टेनिंग एजेंट निनहाइड्रिन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या यूज़ होता है? एथिडियम ब्रोमाइड। लेकिन जो एथिडियम ब्रोमाइड है वो क्या है? वो म्यूटाजन प्रॉपर्टीज़ शो करता है, म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इसकी वजह से अब थोड़ा ये अनसेफ माना जाता है यूज़ करने के लिए, लेकिन इसको बहुत केयरफुली प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के अंडर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर एक तो मैंने सब आपका लिख दिया है, 2 ये स्लाइड हैं प्रोसीजर में, तो ये दोनों स्लाइड में मैंने पूरा डिटेल इसमें लिखी है। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो ये हमारी कास्टिंग ट्रे है। कास्टिंग ट्रे में हम एग्रोस जेल डालते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एग्रोस को जो भी हमने परसेंट जितना लेना है, जिस हिसाब से हमारे पास सैंपल है उस हिसाब से हम एग्रोस का परसेंट बनाते हैं। उसको हम बफर सॉल्यूशन में मिक्स करके माइक्रोवेव करते हैं और 2 मिनट के लिए बॉईल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसे 50 डिग्री टेम्परेचर तक कूल डाउन किया जाता है उस सॉल्यूशन को। उसके बाद उसे इस कास्टिंग ट्रे में पोर कर दिया जाता है। ये कास्टिंग ट्रे के दोनों तरफ इस साइड और इस साइड क्या लगा दिया जाता है? प्लास्टिक टेप लगा दिया जाता है, जिससे वो मटेरियल क्या हो, बाहर ना निकले। और उसके बाद वो मटेरियल जो है एग्रोस जेल इसमें पोर कर दिया जाता है। पोर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये कोम लगा देते हैं, ठीक है। ये कोम इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे जैसे कोम होती है आपके घरों में, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसको इसमें प्लेस किया जाता है और प्लेस करने के बाद क्या होगा, इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया जाता है। और फिर क्या है कि ये आपकी वेल बना देते हैं। जब आप इसे निकालेंगे तो इस तरीके से ये इसमें इम्प्रेशन छोड़ देंगे, ठीक है। एग्रोस जेल सॉलिडिफाई हो जाएगा और सॉलिडिफाई होने के बाद जहाँ पर आपने कोम रखी है वहाँ पर इस तरीके से वेल बन जाएंगे। इन्हें वेल कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर सैंपल आप प्लेस करेंगे। फिर क्या है, फिर हम इसको, ये कास्टिंग ट्रे को, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है, इसमें रखते हैं, ठीक है। फिर हम इस कास्टिंग ट्रे को इस इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में रखते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है। अब हम क्या याद रखेंगे कि अगर हमने DNA को सेपरेट करना है तो DNA को हम हमेशा कैथोड एंड पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कैथोड से एनोड की तरफ को इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ को मूव करता है, तो यहाँ से इस तरीके से मूव होगा, तो इसलिए हम हमेशा उसे कहाँ रखेंगे? कैथोड एंड पे रखेंगे। ये जो वेल हैं वो कैथोड एंड पर आना चाहिए। अब वेल में इस तरीके से हम अपना सैंपल, जो हमें सैंपल मिला है, माइक्रोपिपेट के थ्रू से पोर करेंगे, ठीक है। ये माइक्रोपिपेट है, ये सैंपल प्लेस हो रहा है इसमें, देखिए ये सैंपल प्लेस किया जाता है। हम इस सैंपल में लोडिंग डाई और ग्लिसरॉल डालते हैं। लोडिंग डाई किस वजह से कि जब सैंपल रन करेगा तो हमें दिखेगा कि सैंपल कहाँ तक पहुँच गया है। तो जब ये एनोड के पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसे निकाल देंगे। और ग्लिसरॉल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ग्लिसरॉल जो है विस्कस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या करता है, जो इसमें DNA सैंपल हैं वो क्या करेंगे, वेल से बाहर आ सकते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं और वेल से बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक विस्कस सॉल्यूशन जिसे कि ग्लिसरॉल, वो पोर कर देंगे, उसके साथ मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, वो डेंसिटी उसकी गाढ़ी रहेगी और वो वेल के नीचे इस तरीके से सेटल रहेगा और जब रन करेगा तो वो सैंपल बाहर नहीं निकलेगा,
ठीक है, तो ये इसमें 1 से 2 घंटे की प्रोसेस लगती है। 1 से 2 घंटे के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको जेल अपना दिखाई देगा। एक चीज़ और है इसमें कि जब आप इसमें सैंपल पोर करते हैं तो यहाँ पर पहले वाले में, ये मैं बताना भूल गई थी कि फ़र्स्ट वाले में हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे, डीएनए लैडर। आप इसमें वाला डीएनए लैडर डालेंगे, मतलब ऐसा सैंपल आप पोर करेंगे जिसके पूरी जानकारी आपको हो कि वो कितने, जैसे पहला वाला जहाँ पर वो सेगमेंट दिखेगा वो 3000 BP का है। ठीक है, सेकंड वाला 2000 का, मतलब आपको नोन होना चाहिए। एक सैंपल ऐसा डालेंगे जो आपको नोन होगा, उसी को कंपेयर करके आप अपने जो सैंपल हैं जो आपके निकल रहे हैं, जो दिख रहे हैं बैंड्स, उनको कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आप क्या डालेंगे, अपना डीएनए लेटर। ठीक है, यही डीएनए लेटर है। और 1-1.5 घंटे बाद आपको 1 से 2 आवर्स के बाद आपको इस तरीके से, जो मैंने दिखाया, इस तरीके से जेल में ऐसे बैंड दिखेंगे। फिर आप इस जेल को इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट से रिमूव करेंगे और उसके बाद इसे, जो हमने स्टेनिंग एजेंट था हमारा, ठीक है, उसमें हम, जिसमें इथिडियम ब्रोमाइड, उसमें इसे इमर्स करेंगे। ठीक है, पूरा उसमें इमर्स करने के बाद हम उसे निकालेंगे उससे और उसको विजुलाइज और एनालाइज करेंगे। हम यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर में इसे ले जाएंगे और वहाँ पर इसको चेक करेंगे। जैसे यूवी लाइट आप डालेंगे तो वैसे ही क्या होगा, इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से जो भी डीएनए के बैंड्स बने हैं, जो सेपरेट हुए हैं, वो क्या होने लगेंगे, वो इस तरीके से चमकने लगेंगे। तो ये एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तो इसके एप्लीकेशन क्या हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के थ्रू जो हमें डीएनए फ्रेगमेंट मिलते हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आरएनए की एनालिसिस कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। एक्रोस जेल प्यूरिफिकेशन इज़ अ टेक्निक वेयर स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स आर एक्सरसाइज फ्रॉम द जेल एंड प्यूरिफाइड फॉर फर्दर डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस।